हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम बंधु में एक बार फिर से स्वागत है। तो जनरल साइंस की सीरीज में आज हम कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया था और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी कर ली थी। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी एग्जाम जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? साइटोलॉजी को। कोशिका विज्ञान जिसके अंतर्गत कोशिका और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका से संबंधित समस्त क्रियाएं और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में किसके द्वारा किया गया था? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है। पहले प्रश्न के अंतर्गत जो अरस्तु है, अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर है थियोफ्रेस्ट, इनको कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं आपके थियोफ्रेस्ट को। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा या फ्रेंच भाषा? तो जो जीव विज्ञान शब्द है वो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है तीसरा, मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान के ऑप्शन मिस हो गए हैं। यहां पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनमें से बताने हैं कि कौन सही है और कौन से गलत है। तो पहला है जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं थियोफ्रेस्ट को, यह भी बिल्कुल सही है। फिर है आधुनिक जीव विज्ञान का जनक। तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं यह आपको बताना है। तो आधुनिक जीव विज्ञान का जो जनक है वो कहते हैं आपके अरस्तु को ही आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर यह पूछा होता कि आपके आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि भारतीय जीव विज्ञान के जनक, भारतीय आधुनिक जीव विज्ञान के जनक, तो वो कौन है? वो है आपके डॉक्टर पीएम भार्गव। कौन है? डॉक्टर पीएम भार्गव। ये हैं आपके भारतीय आधुनिक जीव विज्ञान के जनक। अगर केवल पूछे जीव विज्ञान तो भी अरस्तु है और आधुनिक जीव विज्ञान पूछे तो भी कौन है? अरस्तु ही है। फिर इसी तरह जैसे दूसरा है वनस्पति विज्ञान का जनक। यहां पर अगर वो पूछ ले कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, वो कहते हैं लिनियस को। किसको कहते हैं? लिनियस को आपके आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक वो कहा जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये आपका कुछ मिलान वाले प्रश्न थे या सही गलत वाले थे वो बताना था। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस है, फिर आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, फिर भारतीय आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है? डॉक्टर पीएम भार्गव है, और भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य और कोशिका विभाजन का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान की वो शाखा जो कोशिका की संरचना, उसकी कार्य और कोशिका विभाजन का अध्ययन कराती है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। प्रश्न संख्या 5 है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा पॉर्क की पतली काट के अंदर एक मर्द कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में पॉर्क की एक पतली काट के अंदर उन्होंने मर्द कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? सन 1674 में। तो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत है वो आपका दिया गया था स्लाइडन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये फिर ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डीएनए की खोज की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और क्रिक ने। फिर है मेंडल। मेंडल क्या है? आनुवंशिकी का जनक है। फिर है सट्टन और बोवेरी, तो इन्होंने वंशानुक्रम का, ठीक है, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। यह दिया था आपका सट्टन और बोवेरी ने। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। किसकी संरचना को कोशिका सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता? या कह सकते हैं निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो है आपका वायरस या विषाणु। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ये किसी सजीव के शरीर से बाहर होता है तो ये निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, और जब ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये सजीवों की तरह व्यवहार करके क्या करता है? अपनी क्या करता है? वंश वृद्धि करता है। तो इस तरह ये कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। आगे बढ़ते हैं, समस्त सजीवों, पादप एवं जंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? आप सब जानते हैं समस्त जीवों की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला कथन है सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है चतुर्मुख के अंडे की कोशिका। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, तो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, या इसी का नाम है पीपीएलओ, मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। फिर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो कौन सी होती है? वो होती है शुक्राणु। ठीक है। तो इनमें से असत्य कौन सा है? इनमें से असत्य कोई भी नहीं है, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्र कैसा होता है? अविकसित होता है, के उदाहरण हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनके अंदर केंद्र कैसा होता है? अविकसित होता है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जीवाणु, बिल्कुल सही बात है। नील हरित शैवाल, इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी ये जितने भी उदाहरण है ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा आपका कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित होता है, वो आपको बताना है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, केंद्र कला भी नहीं होती है और केंद्रिका भी नहीं होती है, यानी ये सभी अंग क्या होते हैं? ये सभी अंग अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक और द्विस्तरीय कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप और जंतु कोशिकाओं में और जीवाणु में। तो जो आपकी यूकेरियोटिक कोशिका है वो किसमें पाई जाती है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं वो पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप और जंतु कोशिकाओं में यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ये किसका कथन है? नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यह कथन था आपका रुडोल्फ विर्चोव का। किसका कथन था? रुडोल्फ विर्चोव का यह कथन था। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो किया गया था नॉल व रस्का के द्वारा। किसके द्वारा? नॉल व रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। अगला है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अलग करती है? कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो वो है सेंट्रियोल, यानी कि तारक केंद्र। ठीक है, सेंट्रियोल या तारक केंद्र जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है।
पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अगला है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है वह पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। अगला है सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। तो सेलुलोज के एक अणु का जो निर्माण है वो होता है लगभग 3000 ग्लूकोज अणुओं से। किससे होता है? लगभग 3000 ग्लूकोज के अणुओं से सेलुलोज का एक अणु बनता है। अगला है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, सही बात है। लवक और डिक्टियोसोम, तो ये तीनों कोशिका अंगक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलते हैं। अगला है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक थे। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं या जीव द्रव्य कला कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। अगला है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है आपका प्रोटीन। अगला कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? सन 1972 में। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। कब? सन 1972 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। कोशिकांगों की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। चयनात्मक व अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। यानी उपरोक्त सभी ये तीनों ही कार्य कोशिका झिल्ली के कार्य है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थों को, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करना कहलाता है फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। और तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करना कहलाता है पिनोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला है किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? किसने जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का भौतिक आधार बताया था? तो वो बताया था आपके किसने? हक्सले ने। किसने बताया था? हक्सले ने। अगला है जीव द्रव्य की खोज किसने की? जिसने जीव द्रव्य को 1835 में सार्कोड नाम दिया। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जिसने जीव द्रव्य को 1835 में क्या नाम दिया था? सार्कोड नाम दिया था। तो उनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है आपका प्रोटीन। अगला जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो वो दिया था पोर्किंजे ने। किसने दिया था? पोर्किंजे ने क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया था। अगला है प्रश्न संख्या 32, सुमेलित कीजिए। इसमें भी यही करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखें दोहरी कलाबंद कोशिकांग, जिसमें जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है वो दोहरा होता है। लवक का होता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, सही बात है। केंद्रक का होता है, यानी इनके दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाई जाती है। फिर एकल कलाबद्ध कोशिकांग लाइसोसोम्स, गोल्जी उपकरण, अंतद्रव्यीय जालिका, ये भी सही है। कला रहित कोशिकांग राइबोसोम और तारक काय, ठीक है, ये भी सही है। लवक पाया जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। लवक पाया जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, लवक पाया जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए गलत है? पहला है कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा, बिल्कुल सही बात है। अल्टमान ने इन्हें वायोप्लास्ट कहा, यह भी सही बात है।
फिर बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ये बात भी सही है। इनकी खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है, ये बात भी सही है। तो कोई नहीं, ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, यानी कि चारों कथन बिल्कुल सत्य है, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। अगला है प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र पाया जाता है। इनमें क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न होती है, यह आपको बताना है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो फिर उनमें जो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है, वो होती है मीजोसोम में संपन्न। कहां पर होती है, मीजोसोम में। अगला है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, ऊर्जा की मुद्रा या संग्रहाकार कहते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आप सब जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो की गई थी अल्टमान के द्वारा। अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है, तो वो भाग है मैट्रिक्स। कौन सा भाग है, मैट्रिक्स। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा का एक रूप है का निर्माण होता है, वो कहां होता है, ऑक्सीसोम में। कहां पर होता है, ऑक्सीसोम में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है निम्न में से कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी मानव कोशिका है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वो है आपकी आरबीसी। अगला डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए होता है, यानी किसके अंदर स्वयं का डीएनए होता है, तो स्वयं का डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का केंद्रक होता है यानी डीएनए होता है। और उपरोक्त सभी में, तो उपरोक्त सभी में केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, इन सभी के अंदर खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। अगला है वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है, तो पौधों के अंदर पाया जाता है वो है आपका प्लास्टिड या लवक। ठीक है, वह कोशिकांग जो केवल पौधों में पाया जाता है वो पाया जाता है प्लास्टिक या लवक। अगला है पादपों में उपस्थित हरित लवक या हरा वर्णक क्लोरोफिल है। पादपों में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो क्या है, वो एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल जिसे हम पर्णहरित कहते हैं उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है आपकी मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग वो होता है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, सही बात है। जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है। युग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है, यह भी सही है, यानी सभी कथन सही है। अगला है जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो क्या होता है, तो जब हरे टमाटर के जो फल हैं वो पक के जब लाल हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक वो नष्ट होकर किसमें बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर बदल जाता है। तब जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक वो नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इस वजह से हरे टमाटर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगला है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला है अंतद्रव्यीय जालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो अंतद्रव्यीय जालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण करना। अगला है अंतद्रव्यीय जालिका से बहुधा जुड़े रहते हैं, तो अंतद्रव्यीय जालिका से बहुत अधिक मात्रा में क्या जुड़े रहते हैं, राइबोसोम अंतद्रव्यीय जालिका से या जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है उससे बहुत अधिक मात्रा में जुड़े रहते हैं। अगला है गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है, तो गोल्जी काय की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका से। फिर है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे के द्वारा। किसके द्वारा, डी डुवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली। अगला है राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। अगला वह कोशिकांग जिसका मुख्य कार्य जल अपघटनीय प्रक्रिया का संचय करना है, वह कोशिकांग जिसका मुख्य कार्य जल अपघटनीय प्रक्रिया का क्या करना है, संचय करना है, तो वो आपका है लयन काय या जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है,
अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए इसमें से पाया जाता है, वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों की संख्या इसलिए दी जाती है क्योंकि, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और जब ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं तो खुद की कोशिकाओं को क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका अंग की झिल्ली एकहरी होती है? ठीक है, तो वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो कोशिका झिल्ली होती है वो अकेली होती है, एकहरी होती है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? ये तो आप सबको पता होगा, एफ मिचर ने किसकी खोज की थी? आपके न्यूक्लिक अम्ल की खोज। अगला है पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? या निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वो कहते हैं आपके राइबोसोम को। अगला है किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है? किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है? तो राइबोसोम के अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। फिर है राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आप सबको पता है राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। फिर प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई है वो है आपकी पोलिसोम। क्या है? पोलिसोम। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, पादप कोशिका में परऑक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। तो जो पादप कोशिका में परऑक्सीसोम होते हैं वो सम्मिलित होते हैं प्राकश्वसन प्रक्रिया में। कौन सी श्वसन प्रक्रिया में? प्राकश्वसन प्रक्रिया में आपके परऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। फिर परऑक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है? तो परऑक्सीसोम के द्वारा विघटन किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका विघटन किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन किया जाता है। अगला है आपका टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण। क्या होता है? सॉरी, जो टोनोप्लास्ट है वो होता है रिक्तिका का आवरण। इसका आवरण होता है रिक्तिका का जो आवरण है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। अगला, निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं जंतु कोशिकाओं में। अगला है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है वो प्रतिपादित की गई थी वॉटसन और क्रिक के द्वारा। अगला है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अगला है न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के अंदर क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी सारक पदार्थ, फॉस्फेट समूह के पदार्थ और पेंटोज शर्करा। बिल्कुल सही है उपरोक्त सभी। फिर है तारक काय कितनी झिल्लियों से घिरी संरचना है? तो तारक काय के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। फिर कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्रक है वो है आपका केंद्रक। अगला, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। तो केंद्रिका का जो कार्य है वो है आरआरएनए को संश्लेषित करना। किसको? आरआरएनए को संश्लेषित करना। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका का जो केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका से संबंधित रहता है। किसके द्वारा? केंद्रक छिद्रों के द्वारा। अगला है केंद्रक की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है केंद्रक का। फिर कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टरमाइंड कहा जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक को। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। अगला है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका जो प्रकृति होती है वो होती है सारीय। अगला, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सारक नहीं होता है? तो डीएनए के अंदर आपके डीएनए के अंदर साइटोसिन जो नाइट्रोजन सारक है वो पदार्थ नहीं होता है। फिर वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणु में। इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अगला है डीएनए उपस्थित होता है या किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? केंद्रक में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं का डीएनए पाया जाता है,
क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है, यानी उपरोक्त सभी में खुद का डीएनए पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन बेस के स्थान पर, आरएनए में थाइमिन बेस यानी कि सार के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है, कौन सा सार पदार्थ पाया जाता है, तो वो होता है यूरेसिल। कौन सा होता है? यूरेसिल। फिर न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लिक अम्लों की खोज की गई थी मिचर के द्वारा। फिर डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है? तो डीएनए राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। अगला, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की गई थी स्टोर्सबर्गर के द्वारा, स्टोर्सबर्गर के द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। फिर मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? वो कितनी है? 23 जोड़े। डीएनए का द्विगुणन होता है, तो डीएनए का जो द्विगुणन है वो किसमें होता है? वो होता है उसके इंटरफेज में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है, सही बात है। सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या ओलोकैंथा में, सही बात है। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में पाए जाते हैं, 2। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14, यह भी सही है। मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह कथन गलत है आपका। अगला है, कोशिका विभाजन प्रारंभ करता है, तो कोशिका विभाजन कौन प्रारंभ करता है? वो करता है सेंट्रोसोम। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, यानी ऑप्शन नंबर डी। मानव त्वचा क्या है? मानव त्वचा एक अंग है। अर्धसूत्री विभाजन को खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था? तो वो खोजा गया था स्टोर्सबर्गर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 90 प्रश्नों की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे और इन प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।